नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एग्री मेंटर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही है, और इसके साथ में एग्रीकल्चर की नॉलेज को भी अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है। इसमें हम पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर अगर हम इंटरप्रेट करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा कि प्राकृतिक खेती जिसके अंदर बजट आपका क्या है, जीरो है। अच्छा, इस खेती को देने वाले जो इंसान हैं वो हैं सुभाष पालेकर जी। आप लोग देख सकते हैं ये पर्सन है। और अब मैं आप लोगों से पहला तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करिएगा कि सुभाष पालेकर जी को भारत के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, क्योंकि इनको जाना भी जाता है प्राकृतिक खेती के लिए और इन्होंने पिछले कई सालों के अंदर खासकर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए काफी अच्छे कार्य किए हैं, तो उसी के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था भारत के अंदर। तो आप लोग बताइएगा कि पुरस्कार कौन सा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडियन एग्रीकल्चर जो कंडीशन है वो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या रहा, थोड़ी सी बातें मैं बैकग्राउंड में करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आना चाहते हैं। देखो, प्रेजेंट टाइम में आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए फूड की अवेलेबिलिटी को अवेलेबल करवाना या फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कोई टाइम ऐसा था कि भारत को डिपेंड रहना पड़ता था किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, हमें अमेरिका जैसे देशों के अंदर फूड को यानी कि ग्रेन को मंगवाना पड़ता था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ग्रेन अवेलेबल नहीं था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1960s के अंदर, तो उस समय भारत के अंदर भी उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो गया। और आप लोग जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके साथ में कुछ अच्छाइयां भी थी कि जिसकी वजह से बहुत सारे भूखे लोगों का पेट हम लोग भर पाए, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी कमियां भी हम लोग जोड़ पाए हैं। उनका अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले है आपके फर्टिलाइजर और केमिकल, जिनको हम आज एक्सेस में यूज कर रहे हैं। देखो, उस समय जब 1960s के अंदर एग्रीकल्चर में हम लोग प्रमोट किया था आपका फर्टिलाइजर और केमिकल्स को, तो मेन टारगेट था कि उत्पादन को बढ़ाया जाए, पर यूनिट एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज करना चाहते थे। तो इसमें वेराइटीज का कंट्रीब्यूशन भी काफी हद तक अच्छा रहा कि हम लोगों ने शॉर्ट ड्वार्फ वेराइटीज को प्रोड्यूस किया, हाई यील्डिंग वेराइटीज को प्रोड्यूस किया। इसके अलावा हमने इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करवाया, मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल्स का प्रयोग भी काफी हद तक इंक्रीज हो गया। अब हो क्या रहा है कि प्रेजेंट की कंडीशन में बात करें तो इनपुट कॉस्ट, जो लागत है किसानों की, वो तो बढ़ती चली जा रही है और जो उत्पादन है वो लगभग वहीं पर स्थिर हो गया है। क्योंकि इनिशियल में तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, उत्पादन भी काफी बड़ा था, लेकिन वो उत्पादन इतना बढ़ते 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 इस कंडीशन में आ गया कि अब जो है इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए लगातार आपका लैंड साइज स्क्वीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और लैंड साइज अगर डिक्रीज होगा तो इस केस में आपको भी पता है कि जो छोटा लैंड होगा, यानी कि जो कम होता हुआ लैंड है, उसके ऊपर बर्डन और बढ़ने वाला है। और उसी को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए आज इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर या ये कह सकते हो इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर की तरफ फोकस कर रहे हैं, यानी कि छोटे से लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी जो इनपुट है या खासकर जो रिसोर्सेस हैं, इनको हम यूटिलाइज प्रॉपर कर पाए। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इनपुट कॉस्ट को बढ़ाते हुए किसान की जो लागत बढ़ती जा रही है, उसका इंपैक्ट भी किसान की जेब पर ही हो रहा है और किसान लगातार कर्जे के अंदर दबा आ रहा है। आपने देखा होगा आज लगभग भारतीय किसान कर्जे में हैं और कई किसान तो फांसी तक भी ले जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है कि किसानों जो है वो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। अब बात करें यहां पर, तो इस कंडीशन के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़कर गया था अपने कंडीशन के अंदर, लेकिन आज लगातार इसके ओवर यूज की वजह से या टाइम के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो सोइल का डिग्रेडेशन है, पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट जो आपका लगातार डिग्रेडेशन है, इंडिजिनस क्रॉप की जो वेराइटीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं, आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन को काफी हद तक नीचा दिखाने का काम करती हैं। और वाकई में ये बातें सही भी है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ता जा रहा है। बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ ऐसे कंसर्न हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि इसकी वजह से हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं
कि केमिकल एग्रीकल्चर का नुकसान क्या है। तो मैंने आपको भी बताया कि केमिकल एग्रीकल्चर को यूज करने से आपकी सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, इसके साथ में आपकी जो डिफरेंट बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म स्पीसीज हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। इसके द्वारा हम लोगों ने मोनोकल्चर को प्रमोट किया तो बायोडायवर्सिटी भी खत्म हो चुकी है, और अल्टीमेटली किसान का जो बर्डन है, किसान के ऊपर पैसा या कर्ज बढ़ जाता है तो वो फांसी भी ले जाता है। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो फार्मर सुसाइड एंड पॉलिसीज फेलियर की बात करें तो देखो सिंस 2002 वन फार्मर कमिट सुसाइड एवरी 30 मिनट एंड मोस्टली फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बैकग्राउंड। डिस्पाइट द प्रोटेस्ट एंड डिमांड गवर्नमेंट सॉल्यूशंस रिमेन इनइफेक्टिव डिस्करेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम एंटरिंग द फार्मिंग। मतलब यहां पर क्या है कि लगातार अगर ऐसा हुआ कि जिसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खेती करना छोड़ देंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमें भी पता है कि हम लोगों को फूड बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सर्वाइवल का एक कह सकते हैं कि बिगेस्ट पार्ट है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। तो अगर हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो सुभाष पालेकर जी कहते हैं कि हमें अपनी लागत जो है उसको जीरो करना पड़ेगा और हमें उत्पादन भी बढ़ाना है। तो इसके लिए ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहीं ना कहीं वर्क करती है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लाया गया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 1990s के अंदर सुभाष पालेकर जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और मेनली इनका मेन मकसद यही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एक नेगेटिव इंपैक्ट है, हार्मफुल इंपैक्ट है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो उसको आपको मेंटेन करना है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर बैक टू बेसिक्स एक अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि हमें जो पुराना तरीका था उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जहां पर केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर करना है, या ये कह सकते हो इसके अंदर एक तो खेती के अंदर टीलेज नहीं करना है, जमीन को जोतना नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जमीन के अंदर हमें कोशिश करना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रिसोर्सेस हैं, इनको हम लोग बिना नुकसान पहुंचाए यूज करें। इनपुट कॉस्ट वही यूज करेंगे जो कि हमारे खेत के अंदर उपलब्ध है। आपके जो पारंपरिक बीज हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। जो आपके हाइब्रिड सीड्स हैं या नई वेराइटीज हैं उनको इसमें रिकमेंडेशन नहीं किया जाता। काफी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसके अंदर यहां पर डायरेक्टली फोकस किया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, मैन्योर को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, उनको भी आपका बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो इसमें अंदर यही मेन टारगेट है कि आपकी जो बजट है उसके ऊपर जीरो इंपैक्ट होना चाहिए, यानी कि बजट इसमें बिल्कुल भी आपका यूज नहीं होना चाहिए। जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ ये फार्मिंग करना सजेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या फोकस किया जा रहा है कि एक्सक्लूसिवली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मच लाइक द एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, नो परचेज इनपुट आर यूज्ड, एनी मिनिमल कॉस्ट आर ऑफसेट बाय द प्रॉफिट फ्रॉम यील्ड, एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एड्रेस द raging cost of cultivation, stagnant productivity and environmental degradation caused by the chemical input, and it promote the soil health, nutrient cycling, beneficial microorganism activity and sustainable crop production। देखो इसमें मेनली क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पिछले कई सालों के अंदर केमिकल्स का प्रयोग किया, या हम लोगों ने जो सीड को बदलाव किया, जीएम क्रॉप्स को अडॉप्ट किया, तो उनकी वजह से एनवायरमेंट हेल्थ, सॉइल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर, चाहे वो सॉइल का है यानी कि मिट्टी का है या पर्यावरण का है या एक मनुष्य का है, इन सभी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को चूज करते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को चूज करते हैं, तो इससे आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा, यानी कि जो आपके सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पड़े हुए आवश्यक तत्व हैं उन्हीं को रिसाइकिल करके हम लोग पौधों के लिए उपलब्ध करवाना का काम करेंगे। बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटीज को इंप्रूव करने का काम करेंगे, जो कि आपकी सॉइल को सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक करके न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। और सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि आने वाली जनरेशंस के लिए एक सोशियो इकोनॉमिक जो आपकी इक्विटी है उसको बैलेंस में मेंटेन करते हुए हमें उत्पादन को बढ़ाना है। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि केवल ऐसा नहीं करना कि आज ही हम लोग खेत में अंदर उत्पादन बढ़ाएंगे और जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हमारी सॉइल को हम लोग डिग्रेड कर देंगे, खराब कर देंगे, आपका पर्यावरण खराब कर देंगे, पानी को दूषित कर देंगे, पानी आपका लगातार कम होता जा रहा है। तो इन स्थितियों के अंदर जरूरी है कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं इनको भी अडॉप्ट किया जाए, स्पेशली सुटेबल फॉर द रेनफेड रीजन वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आर लेस इफेक्टिव। और ज्यादातर ये उन रीजन्स में ज्यादा इफेक्टिव है जहां पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट कम देखा गया है। खासकर जो रेनफेड रीजन है, रेनफेड रीजन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी की सुविधा उपलब्ध ना हो पाना, और वहां पर लोगों को वही बात है कि जब पानी उपलब्ध नहीं है तो खेती कहां से करेंगे, और उस समस्या के दौरान उन लोगों तक आज भी ग्रीन
रेवोल्यूशन जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैकेनाइजेशन का प्रयोग वहां तक नहीं पहुंचा है। कंसीडर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो याद रखना कि जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर एक आपका कंडीशन या एक प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसी का इसको एक्सट्रीम फॉर्म माना जा रहा है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल इनपुट कॉस्ट को जीरो कर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो एनकरेज द इंटीग्रेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम वेयर द आउटपुट ऑफ वन इनपुट इज एन अनदर। मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्रॉप यानी कि फसल उत्पादन के साथ साथ आपके पशुओं को भी पालना स्टार्ट कर दिया, तो क्रॉप आप क्या करने वाली है, एनिमल को यहां पर फीड अवेलेबल करवाएगी और एनिमल से हमें जो आपका वेस्ट मिलेगा उसको हम लोग इस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, मैन्योर की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे खेत के अंदर ही हम एक दूसरे कंपोनेंट को दोनों के साथ जोड़ने की काम करेंगे। साथ में जैसे कि हम लोग यहां पर इंटरक्रॉपिंग जैसी प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर एक क्रॉप आपकी लेग्यूम हो सकती है, दूसरी नॉन लेग्यूम हो सकती है, एक आपकी यहां पर जो है ट्री क्रॉप हो सकती है, दूसरी आपकी फील्ड क्रॉप हो सकती है, डिफरेंट हाइट की क्रॉप को ग्रो करवाया जा सकता है, डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव क्रॉप होती है उनको ग्रो करवाया जा सकता है, मतलब जिनके बीच में कंपटीशन जीरो हो, ठीक है, जीरो कॉम्पिटिटिव क्रॉप को आपस में इंटरक्रॉपिंग की फॉर्म में ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपका एक तो उत्पादन बढ़ेगा, पर यूनिट एरिया के अंदर जो आपकी एनर्जी या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो इंप्रूव होगा, और साथ में किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा आपका इनकम का रिसोर्स भी बनने वाला है, जो कि अपने आप में बेनिफिशियल है। अब अगर हम बेनिफिट की बात करें तो क्या फायदा है, बेनिफिट का फायदा ये है कि इसके अंदर एक तो डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है लोन्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि जैसे कि हमें एक्सटर्नल इनपुट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो हमें फर्टिलाइजर नहीं लेना पड़ेगा, हमें मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो किसान का कर्जा है वो क्या होगा, कम होगा। फिर बारी आती है जी इंप्रूव द सॉइल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो इसके अंदर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और सॉइल हेल्थ तीनों ही इंप्रूव होंगी। और इसके साथ में यहां पर मेनली ट्रेडिशनल जो लैंड रेसेस है, कल्टीवर्स है, वेराइटीज है, इनको प्रमोट किया जा रहा है। मल्चिंग यानी कि सॉइल के ऊपर आपकी एक लेयर या कवरिंग जो है प्लांट मटेरियल की, रेजिड्यूज की हम लोग कवर करने वाले हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक साथ में ग्रो करवाया जाएगा, जिससे एक तो जो फेलियर है क्रॉप का, अगर मेन क्रॉप का फेलियर हो जाता है तो आपको सेकेंडरी क्रॉप एक एडिशनल इनकम प्रोवाइड करवाएगा। और साथ में यहां पर दो क्रॉप जैसे कि नॉन लेग्यूम और लेग्यूम एक साथ में ग्रो करवाते हैं, तो आपकी इनपुट कॉस्ट वैसे भी कम होने वाली है, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप नॉन लेग्यूम को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगी। और वहीं पर सॉइल एरेशन की मिट्टी के अंदर जो आपका जल का और जो वाटर जो एयर का बैलेंस है उसको मेंटेन करना जरूरी है, ताकि सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस जो हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉइल की हैं वो मेंटेन रहें, बैलेंस रहें। और इसके बाद में बारी आती है कि थ्रू प्रोडक्टिविटी मे नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, बट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के साथ अगर आप लोग खेती करते हो तो 3 साल के अंदर आपका लैंड कंप्लीटली कन्वर्जन हो सकता है और वापस वही उत्पादन दे सकता है जो कि आप लोग लगातार पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ ले रहे थे। इसके साथ में रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली फीचर्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम जून 26 2018 ए मॉडल ऑफ द ब्रिंगिंग फार्मिंग बैक टू नेचर। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के अंदर भी जो आपको पता है न्यूज़पेपर है आपका यूएसए के अंदर, तो वहां भी एक 26 जून 2018 को एक खबर छपी थी जिसके अंदर मेन आपका फोकस किया गया था कि ब्रिंगिंग फार्मिंग बैक टू नेचर, यानी कि यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको पहचान मिल चुकी है। हेल्प टैकल टू मेजर इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रक्शन एंड द फार्मर माइग्रेशन। मतलब क्या है कि देखो, आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इनकी वजह से अब पॉल्यूशन कैसे होता है इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग लगातार आपके नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या होता है आपका, इसका डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन होता है, तो वहां पर अमोनिया, मीथेन और आपकी नाइट्रेट, इनमें जो कन्वर्जन होगा तो जैसे नाइट्रेट है ये आपका या तो पौधे के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे हमारा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इसकी यूज एफिशिएंसी केवल मैक्सिमम 50% हो सकती है, बाकी 50% कहां चला जाता है, आपकी मिट्टी में ही लीच डाउन कर जाता है और वहां पर जाकर अंडरग्राउंड में ये नाइट्रेट मिक्स होकर आपके पानी के साथ, और जब बच्चों के अंदर जाता है यानी कि बच्चे जब उस ड्रिंकिंग वाटर को एज ए ड्रिंक करते हैं तो उस केस में उनमें मिथेमोग्लोबिनिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। उसी के साथ में जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस है या मीथेन गैस है वो राइस के फील्ड से जैसे निकलती है, तो वहां पर क्या होता है कि एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, हीट बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर हम लोग जो है मोनोक्रॉपिंग या जो आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे उसके साथ हो रहा था। लेकिन अब अगर हम इनको यूज करेंगे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रयोग में लाएंगे, तो वहां पर आपका फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होगा,
तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन कम होने वाले हैं। प्लस में आपके खेत के अंदर हम 2 या 2 से 3 इस प्रकार की फसलें लगाने वाले हैं जिनको आपस में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। और साथ में जैसे कि ट्रीज को अगर हम ग्रो करवाते हैं तो वहां पर आपका जो वाटर एक प्रॉब्लम होती है या वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होती है या वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है, उन दोनों ही कंडीशंस में प्लांट को छुटकारा दिया जा सकता है, इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। और इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे लगातार पानी का वेस्टेज हम लोग करते जा रहे हैं या सोइल का आपका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो वो भी बचेगा। और नेक्स्ट आपका है कि फार्मर का जो माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह फार्मर चला जाता है क्योंकि उसकी बचत नहीं हो रही है, तो किसान छोड़कर चला जाता है। किसान के पास जब बचेगा नहीं तो डेफिनेटली वो माइग्रेट करने की कोशिश करेगा। आप ये देख सकते हो जैसे आज भी आपके जो छोटे या ग्रामीण हमारे जो परिवेश हैं उनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो खेती की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कई अच्छे खासे लोग जो शहरों में रहते थे, अच्छी इनकम करते थे, वो खेती करने की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता चल चुका है कि खेती करते कैसे हैं और क्या आपका साइंटिफिक वे हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो आपके गांवों के बच्चे जो हैं वो शहरों में आने लग गए हैं कि खेती में कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो माइग्रेशन है वो रुकेगा और हम विलेज में ही उनको अच्छी खासी नौकरी या अच्छी खासी सैलरी या अच्छी खासी इनकम दे पाएंगे, क्योंकि यही जरूरी है। प्रेजेंट टाइम में कोई शहरों में जाकर कोई अच्छी खासी इनकम, जरूरी नहीं कि हर कोई बच्चा कमा पाता है या हर कोई पर्सन कमा पाता है। आपने देखा होगा कि 70% लोग स्ट्रगल करते हैं पूरी लाइफ के अंदर वो अर्निंग कमाने के लिए जो वो चाहते थे, लेकिन वो भी फिर भी नहीं कमा पाते हैं। केवल 30% ऐसे होते हैं जिनके चक्कर के अंदर पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश वहां पर उठकर चला जाता है और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस भी किया जाता है। तो आज के टाइम पर इस माइग्रेशन को रोकने की जरूरत है और वही हम लोग इन खेती के द्वारा किया जा सकता है। फिर बारी आती है जी इफेक्टिव इन एरिया फेसिंग द लेबर शॉर्टेज एंड इट इज मिनिमाइज द नीड ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग ऑपरेशन एंड सीजनेबल लेबर, सपोर्ट द एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द मटेरियल एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय रिसाइकलिंग वेस्ट एंड लिमिटिंग द इनपुट यूज। यानी कि यहां पर सिंपल सा फंडा है कि जो हमारी इंटेंसिव फार्मिंग ऑपरेशंस थे उनको रिड्यूस करना है और आपको यहां पर फोकस करना है कि जो आपके इनपुट अवेलेबल है वहीं पर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन्हीं को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए और हमें वाटर या फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है उनको बढ़ाना है। अब बारी आती है जी नेक्स्ट यहां पर कि डिफरेंस क्या होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो यहां पर जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसमें आपको बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, मैन्योर, है ना, इनको हम परचेज कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इनपुट कॉस्ट के थ्रू जो आपका कॉस्ट ऑफ यहां पर फार्मिंग है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वेरी लो या जीरो कह सकते हैं, लेकिन इसमें हायर इनपुट देखने को मिलती है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन इसमें बिल्कुल भी आपका कम होता है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादातर देखने को मिलता है ज्यादा। अगर हम बात करें एफर्ट और टाइम की बात, तो इसमें एफर्ट और टाइम भी कम लगता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। इसमें आपके एफर्ट और टाइम ज्यादा लगता है, जैसे कि मैन्योर वगैरह में प्रिपेयर करना है तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। इनपुट प्रिपरेशन की टाइम की बात करें तो यहां पर 2 से 3 दिन लगते हैं जैसे जीवामृत है या बीजामृत को बनाने में, लेकिन यहां पर आपका ज्यादा या लंबा समय लग जाता है मैन्योर कंपोस्ट को तैयार करने में। एक बात और यहां पर सुभाष पालेकर जी के द्वारा बोली गई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जो हमारे इंडिजिनस केंचुए होते हैं जो हमारे खेतों के अंदर ऑलरेडी उपलब्ध होते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर फीड प्रोवाइड करवाएं, जैसे कि हम उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर अगर अवेलेबल करवाते हैं, तो वो हमारी मिट्टी को स्वतः ही फर्टाइल कर देंगे। इसमें बाहर से फर्टिलाइजर या बाहर से आपको कंपोस्ट या जो हम लोग जैसे एसिनिया फोर्टिडा को यूज करके आज जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, उन वर्मी कंपोस्ट को भी डालने की जरूरत नहीं है। यानी कि इन्होंने वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अप्लाई की जाती है। ठीक है, अब बात करें यहां पर तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको सुभाष पालेकर जी क्या हैं, इसके फादर हैं, और इन्होंने मेनली बोला है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसके अंदर 4 आपके फंडामेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो कि बैकबोन है किसकी, इस फार्मिंग के अंदर। तो ये बैकबोन क्या है, 4 एक्सटर्नल इनपुट क्या हो सकती हैं जिनको हमें अप्लाई करना है। तो पहला आपका है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है अच्छा दाना और चौथा आपका है वापसा। देखो जीवामृत का मतलब है जीव अमृत, जीवों के लिए जो अमृत होता है। अब जीवों के लिए अमृत का मतलब क्या है, अब देखिए आपकी मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे मित्र कीट हैं या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपकी मिट्टी के अंदर जो उपलब्ध नाइट्रोजन है या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पौधे के लिए उपलब्ध करवाने का काम करते हैं, अगर उनको प्रॉपर फूड मिलेगा तो। अब ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से या सॉइल के अंदर हम लोग जब आपका जो प्लांट का रेजिड्यू है वो उसी सॉइल के अंदर, उसी
मिट्टी में दबा देते हैं, उसको जलाते नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है और सोइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इंप्रूव होती है। तो इनको इंप्रूव करने के लिए बाहर से आपका जीव अमृत डाला जाता है जो कि सोइल की माइक्रोबियल पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, सोइल के अंदर जो फर्टिलिटी है नेचुरल उसको इंप्रूव करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ में जब ये नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपकी ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऑटोमेटिक इस प्रकार का बन जाएगा कि जिसके अंदर जो आपकी यहाँ पर कॉम्पैक्शन देखने को मिलती है नॉर्मल मिट्टी के अंदर वो नहीं देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ में वो फूड आपका अवेलेबल करवाएगा पौधे के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके साथ में नेक्स्ट आपका है बीज अमृत, जो कि आपकी सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है कि जब बीज की बिजाई करते हैं तो वो एडवर्स कंडीशन में स्टैंड कर सके और वहां उसके ऊपर किसी प्रकार के इंसेक्ट और आपके पैथोजन का अटैक ना हो। और अच्छा दाना का मतलब होता है मिट्टी को हम लोग कवर कर देते हैं, उसको हम लोग एक आपके रेजिड्यू के द्वारा सोइल के सरफेस को कवर कर दिया जाता है ताकि जो इवेपो ट्रांसपिरेशन है, पानी का जो लॉस हो रहा है आपके फील्ड से, वो ना हो पाए। और वपशा का मतलब होता है मिट्टी के अंदर जो एयर है और आपका वाटर है उसके बैलेंस को मेंटेन करना। ऐसा ना हो कि मिट्टी बिल्कुल सूख जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर जल भराव रहे। तो दोनों ही समस्याओं को यहां पर निपटान करने के लिए आपका वपसा को फॉलो किया जाता है। अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीव अमृत जो मैंने अभी आपको बताया, जीव अमृत जो है वो काउडंग, यूरिन, पल्स यानी कि आटा, जो दालों का आटा होता है, जैगरी यानी कि गुड़, नेटिव सॉइल यानी कि जो वहीं की आपकी जिस एरिया में हम लोग इसको बना रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग खेती कर रहे हैं उसी खेत की मिट्टी, और फर्मेंटेड टुगेदर यानी कि अब इनको फर्मेंट किया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि सोइल की जो न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती है, सोइल के अंदर माइक्रोबियल और अर्थवॉर्म यानी कि जो सोइल के अंदर आपके जीवाणु हैं, सोइल के अंदर जो आपका केंचुआ है उनकी संख्या बढ़ेगी। और ये सोइल के अंदर जो सोइल बॉर्न डिजीज होते हैं, मिट्टी से जो आपकी बीमारियां पनपती हैं उनको भी कम करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ में जो जीवाणुओं की संख्या है उनको बढ़ाएगा। ए डे फ्रॉम नॉन एज घन जीवामृत कैन बी प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड अप टू 1 ईयर यूजफुल फूड ड्यूरिंग द लेबर एंड वाटर शॉर्टेज। मतलब अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो आप घन जीवामृत भी बना सकते हो जो कि सूखा होता है, ड्राई होता है, और 1 साल के लिए इसको स्टोर भी करके रख सकते हो, यानी कि बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है केमिकल फर्टिलाइजर के रिस्पेक्ट में। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको 200 लीटर पानी को यूज करना है और उस पानी के केन को हम लोग जैसे अभी देख रहे थे ड्रम आपका, अब ये ड्रम वही ड्रम है जिसके अंदर काटकर आजकल मर्दों को डाल दिया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोग्राम आपका फ्रेश डंग इसके अंदर यूज किया जाएगा। लोकल इंडियन जो आपकी गाय होती है, देसी गाय का ही गोबर इसमें होना चाहिए। 5 से 10 लीटर आपकी देसी गाय का मूत्र, 2 किलोग्राम गोबर यानी कि ब्राउन शुगर जिसको कह सकते हो, 2 किलोग्राम आपका जो दालों का आटा है इसको यूज करते हैं। एंड फिस्ट ऑफ नेटिव सॉइल यानी कि आपके जहां आपकी जो मिट्टी है उस एरिया की, उस खेत की, उस मिट्टी को इसमें डाल देना है और इनको मिक्स करके फर्मेंट करना है लगभग 48 आवर के लिए। और फिर हम लोग 200 लीटर पानी में घोलकर इस जीवामृत को क्या कर सकते हैं, इरिगेशन यानी कि सिंचाई करते हुए 1 एकड़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमें 1 महीने में 2 बार करना है। फोलियर स्प्रे यानी कि पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं 10% जीवामृत सॉल्यूशन को आपकी क्रॉप के ऊपर, जो कि अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट देगा। वहां पर आपके फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करेगा और सोइल के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको भी कम करने का काम करेगा। फिर आता है बीज अमृत यानी कि बीज को जब बिजाई करते हैं तो उससे पहले उसको ट्रीट करेंगे और इसमें आपका सीड ट्रीटमेंट हेल्प करता है। तो यहां पर मैंने जैसे बताया कि सोइल के अंदर ये आपके डिजीज को भी कम करेगा और उसकी जर्मिनेशन जो कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस करने का काम करेगा और उसका एस्टेब्लिशमेंट को भी इंप्रूव करेगा। इसको बनाने के लिए 20 लीटर वाटर का एक कंटेनर लेना है और मतलब एक पानी का जो एक कंटेनर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम गोबर आपका जो देसी गाय का है और 5 किलोग्राम ही मूत्र जो है वो हमारी देसी गाय का उसमें ऐड करेंगे और 50 ग्राम लाइम जो है उसके अंदर यानी कि चूना ऐड करने वाले हैं और वहां की मिट्टी जिस खेत में हम डालने वाले हैं उसी खेत की मिट्टी इसमें डाल देंगे और इनको मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे 48 घंटे के लिए वही फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे और लगातार हिलाते भी रहेंगे। और इसको हम लोग भी आपका सीड के ऊपर जो है आराम से इसको चिपका के या लगा सकते हो। डिप लेगुमिनस सीड इन सॉल्यूशन एंड ड्राई सीड इन द शेड बिफोर। अब यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसको डिप करके उस सॉल्यूशन के अंदर और फिर उन बीजों को सुखाने के बाद इनको जो है डायरेक्टली बिजाई की जाती है। फिर बाद में बारी आती है जी अच्छा दाना यानी कि मल्चिंग। अब मल्चिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के ऊपर जो भी आपकी प्रीवियस यानी कि जो पिछली फसल थी उसका जो अवशेष बच जाता है उन अवशेष को हम लोग खेत के अंदर पूरे खेत में एक बिखराव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर एक तो नमी बनी रहती है, दूसरा आपका मिट्टी के अंदर जो एनवायरमेंट हीट बढ़ने की वजह से जो उस मिट्टी आपकी गर्म हो जाती है वो गर्म नहीं होगी,
तीसरा यहाँ पर है कि पानी जो आपका एनवायरमेंट के अंदर लॉस हो जाता था, हवा में भाप बनकर चला जाता था, वो नहीं जाएगा, जीवाणुओं की संख्या इसके अंदर बढ़ेगी, और जो आपका प्लांट का रेजिड्यू है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर ऐड होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव होगा, तो इससे आपका काफी यहां पर फायदा मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि लाइव मल्चिंग को भी आप लोग यूज कर सकते हो, यानी कि कई बार जो आपके ऐसे पौधे होते हैं जो फास्ट ग्रो करते हैं और आप उनको इंटरक्रॉपिंग की फॉर्म में ग्रो करवा सकते हो, जिससे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो लेग्यूम क्रॉप हुई तो वो नाइट्रोजन भी ऐड करेगी और आपका मल्चिंग का भी काम करेगी, तो ऐसा भी हम लोग यहां पर फॉलो कर सकते हैं। फिर हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट आपका अच्छा, इसके अंदर जैसे सॉइल मल्च है, स्ट्रॉ मल्च है या लाइव मल्च है, हम तीनों को यूज कर सकते हैं। सॉइल मल्च का मतलब होता है कि जो आपकी डस्ट होती है वो हमारी टॉप सॉइल के ऊपर बिछा दी जाती है। स्ट्रॉ मल्च के अंदर मैंने बताया कि जैसे आपके सूखे हुए जो आपके पत्ते होते हैं या आपकी फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको हम लोग डाल सकते हैं। और लाइव मल्चिंग के अंदर मैंने एग्जांपल आपको दिया कि लेग्यूम वगैरह जो क्रॉप है उनको ग्रो करवा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजन भी ऐड होगा सॉइल के अंदर और हमारी मिट्टी भी कवर रहेगी। और इसके अंदर सॉइल और स्ट्रॉ मल्च जो है वो सोइंग से पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, और लाइव मल्च को जो है हम लोग जब मेन क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो उसके साथ में भी ग्रो करवाया जा सकता, सॉरी आपको अप्लाई किया जा सकता है या फिर ग्रो हम लोग करवा सकते हैं जैसे ही वो ग्रो कर जाता है। फिर हमारी बारी आती है जी वपशा या मॉइस्चर। अब मॉइस्चर को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, तो इसका मेन मकसद ये होता है कि सॉइल के अंदर जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जाए। जो हमारा इरिगेशन मेथड है उसको इस प्रकार से हम लोग एप्लीकेबल करेंगे कि पानी का वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, और अगर एक्सेस वाटर फील्ड में प्रेजेंट है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, तो ये हमारा फोकस यहाँ पर करता है कि वाटर को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें आपका मेनली फोकस यही है कि एम्फसाइज द वेपर बेस्ड वाटर अवेलेबिलिटी रेदर देन द लिक्विड वाटर, रिजल्ट इन अप टू 90% रिडक्शन इन इरिगेशन नीड एंड एनहेंस द ड्रॉट रेजिलियंस स्पेसिफिकली इन द बेनिफिशियल रेनफेड एग्रीकल्चर। यानी कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर ऐसा बहुत सारा एरिया है, लगभग हम आज प्रेजेंट टाइम में 59% एरिया ऐसा है, सॉरी माफी चाहता हूं, 48.8% एरिया ऐसा है जहां पर हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। बाकी 51% एरिया आज भी भारत का ऐसा है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर कम पानी को यूटिलाइज करके कैसे खेती की जाए, तो उसमें जो वपसा या मॉइस्चर है वो इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर बारी आती है जी अदर प्रैक्टिसेस फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि और भी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपके खेत के अंदर एक फसल ग्रो कर रही थी, दूसरी फसल को भी आपने लगा दिया। दो से ज्यादा फसलों को लगाने से फायदा ये होता है कि अगर आपकी मेन क्रॉप फेल हो जाती है कोई बीमारी की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, तो यहां पर आपको दूसरी फसल से कुछ आमदनी मिल जाएगी, कुछ इनकम मिल जाएगी, जिसको हम इंश्योरेंस का काम बोलते हैं। दूसरी बारी यहां पर आती है कि सोलर रेडिएशन, देखो प्रॉपर आपकी सोलर रेडिएशन को यूटिलाइज किया जाएगा। इसके साथ में आपका लैंड रिसोर्स इनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, इनमें से किसी की भी वेस्टेज नहीं होगी और एफिशिएंसी भी इनकी बढ़ने वाली है। फिर हमारी बारी आती है जी सॉइल के अंदर इवेपोरेशन नहीं बढ़ेगा, जैसे आपकी सॉइल पूरी कवर होने के कारण क्या होगा कि मिट्टी जो आपकी ओपन होती है, खाली होती है, वहां से आपका पानी लगातार भाप बनकर उड़ता चला जाता है, वो नहीं उड़ेगा और सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर पूरी प्रकार से कवर कर लिया गया है और उसका इरोजन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। फिर बारी आती है जी ये आपका इंश्योरेंस का काम करेगा, फूड सिक्योरिटी का भी काम करेगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि दो फसलों को लगाने से किसान की आमदनी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि एक तो पहले एक फसल को बेचने से किसान को आमदनी मिल रही थी, अब दो फसलों को जब वो बेचेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी फसल हम लोग लगा देते हैं जो हमारे घर के अंदर हमारी सब्जियों की फॉर्म में काम आती है, हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं अपने खुद के खाने के लिए, तो हमें बाहर से बाजार से नहीं लेके आना पड़ता, तो इससे आमदनी आपकी वैसे बढ़ जाती है, यानी कि आपका खर्चा कम हो जाता है। फिर बारी आती है जी कॉमन इंटरक्रॉप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें जो ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि लेग्यूम लगा सकते हो, मिलेट्स लगा सकते हो, सीरियल्स लगा सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट ट्रीज या मेडिसिनल प्लांट हम इनको लगा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इसलिए होता है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपकी फसलों को आपका बदल बदल कर लगाते हैं। इससे क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग के अंदर इंटेंसिफिकेशन होने की वजह से, मोनोक्रॉपिंग होने की वजह से आपकी जो फसलें होती हैं इनमें सेम प्रकार के जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं वो अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बार माइनर पेस्ट भी बाद में मेजर पेस्ट बनकर उभरता है। जैसे आपके कॉटन के अंदर, नरमे के अंदर जो आपकी व्हाइट फ्लाई है जिसको हम सफेद मक्खी बोलते हैं, वो फसल के अंदर पहले नुकसान उतना नहीं करती थी, लेकिन आज उसका नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पर क्रॉप रोटेशन से हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं, पेस्ट और डिजीज के इंसेक्ट पेस्ट को अटैक को कम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पर काफी हद तक ये क्रॉप रोटेशन आपको हेल्प कर सकता है सॉइल और एनवायरमेंट को बैलेंस करने में और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में। फिर बारी आती है जी प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि अब आपको पता है फसल है तो फसल के ऊपर कीड़े भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगे, तो इनको कंट्रोल अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो इस
इसके लिए आपके 3 प्रकार के बायोपेस्टिसाइड रिकमेंडेशन किए गए हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर। पहला है नीम अस्त्रा, दूसरा है अग्नि अस्त्रा और तीसरा आपका है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, नीमस्त्र, ब्रह्मास्त्र और आपका अग्नि अस्त्र। इनको हम लोग क्या करेंगे, बीमारियां और या कीट जब पनपते हैं तो उस समय इनको हम लोग मिट्टी के अंदर बीज के ऊपर या फिर आपका स्प्रे की फॉर्म के अंदर डाल सकते हैं और इफेक्टिव अगेंस्ट द जैसे कि एफिड जो होते हैं, तेला, चेपा, मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, इनको कंट्रोल करने में हम इनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो इनको बनाते कैसे हैं, इनके अलावा वो चीजें तो वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि बंड्स और कॉन्टूर भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि कहीं भी किसी रीजन के अंदर आपका पानी बह रहा है और वहां पर स्लोप है, ऐसा है मान के चलिए कि स्लोप है, तो वहां पर हम क्या बना सकते हैं, छोटी छोटी बंड्स बना सकते हैं। और बंड इसलिए बनाते हैं ताकि आपका पानी का बहाव कम हो जाए और धीरे धीरे पानी आपका नीचे जाए, तो इरोजन ज्यादा नहीं होगा। फिर बारी आती है जी इंडिजिनस अर्थवॉर्म स्पीशीज, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हमारे खेतों के अंदर जो होने वाले आपके केंचुआ है उन्हीं को प्रयोग में लाते हुए हम लोग यहां पर जो है सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें बाहर से नहीं लाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि बाहर से जो आप अर्थवॉर्म या आप लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हो उसकी रिकमेंडेशन इसमें नहीं होती है। फिर उसके बाद में बारी आती है जी काउ डंग, यानी कि जो देसी गाय का गोबर है वो भी हमें खेतों में डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स की पॉपुलेशन बढ़ती है और दूसरा यहां पर ये होता है कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर इंक्रीज होता है। और एक बात और यहां पर देखने को मिलेगी कि जो आपका अच्छा एक चीज एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका देसी गाय है उनका ही गोबर आपका ऐड किया जाए, जो हमारी खेतों के अंदर हम लोग पालते हैं। बाहर से जो सड़कों पे घूम रही हैं या फिर और आपकी जो विदेशी गायें हैं उनका गोबर इसमें रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। उसको आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो देसी गाय ब्रीड है जो हमारे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एरिया में ही उनको पाला जा रहा है, उन्हीं का गोबर यूज किया जाए, बाहर से ना डाला जाए। वन इंडिजिनस काउ कैन सपोर्ट नेचुरल फार्मिंग ऑन 30 एकड़ ऑफ लैंड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक देसी गाय आपका 30 एकड़ लैंड के अंदर बहुत काफी है। अब सोच के देखिए, काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है। यहां पर आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिशनर अवॉइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट टू डिस्करेज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ लोकल काउ एंड इंस्टेड ऑफ फोकस यूजिंग देम फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि अब यहां पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या बोला गया कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को यहां पर कमर्शियलाइजेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाता। इसके अंदर ऐसा फोकस नहीं होता क्योंकि देसी गाय से जो आमदनी होती है दूध वगैरह की वो उतनी नहीं हो पाती। तो यहां पर इस पे फोकस नहीं करना, हमें ये देखना है कि देसी गाय से हम लोग खेत में उसको कितना प्रयोग में लेके आ सकते हैं और उससे उत्पादन कितना बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम केवल एक ही चीज पे ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग से हमें आमदनी आएगी आएगी। कई बार इंटरक्रॉपिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारी फसल के अंदर हम मित्र कीटों को बुला सकें और जो फसल के अंदर कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनको प्रभाव को कम कर सकें। ऐसा भी होता है, ठीक है। अब बारी है कि हमारी जो अग्नियास्त्र है या जो आपके ब्रह्मास्त्र है या जो आपके नीमास्त्र है, इनको कैसे बनाते हैं। तो आपका जो अग्नि अस्त्र बनाने के लिए हम काऊ यूरिन को यूज करेंगे 10 लीटर, टोबैको यानी कि तंबाकू की पत्तियां 1 किलोग्राम, गार्लिक यानी कि लहसुन 500 ग्राम, ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी जो मिर्च होती है 500 ग्राम, नीम की पत्तियां लगभग 5 किलोग्राम। और इनको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करके इनको आपस में कह सकते हो अप्लाई करके, और इनको हम लोग उबालकर अच्छे से जो है खेत के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे रीफ्लोरर, स्टेम बोरर, पोट बोरर, फ्रूट बोरर जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नीम लीव्स, गुआवा लीव्स, पपाया लीव्स, कस्टर्ड एप्पल लीव्स, पोमग्रेनेट लीव्स और व्हाइट धतूरा लीव्स और लेंटना कैमरा लीव्स, इन सभी के पत्तों को आप क्रश करके बॉईल करके और जो आपका पानी बचेगा उसको आप इंडियन जो यहाँ पर काउ यूरिन है उसके साथ मिक्स करके उसको अप्लाई कर सकते हो। इससे पोट बोरर, सकिंग पेस्ट और फ्रूट बोरर को जो है कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। फिर बारी आती है जी नीम अस्त्र। नीम अस्त्र के अंदर इंडियन ब्रीड जो आपके काउ यूरिन है 5 लीटर, काउ डंग 5 किलोग्राम, नीम लीव्स और पल्प एक्सट्रैक्ट आपका 5 किलोग्राम। इनको फर्मेंट करेंगे हम लोग 24 घंटे के लिए और फिर इनको हम सकिंग पेस्ट और जो मिलीबग्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के एक इफेक्टिव बायोपेस्टिसाइड्स को रिकमेंडेशन किया गया है जो हम लोग खेतों के अंदर प्रयोग में लेके आ सकते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लगाते हुए। जब उसके अंदर कीटों का या फिर ये कह सकते हो बीमारियों का प्रभाव अगर हमें देखने को मिले तो हम इनको यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ये भी आपके फंगिसाइड्स बताए गए हैं कुछ, जैसे फंगिसाइड 1, फंगिसाइड 2, इंसेक्टिसाइड 1, 2, 3। इनके अंदर हम लोग बटर मिल्क यानी कि जो लस्सी होती है ना, उसको हम 5 दिन के लिए फर्मेंट करेंगे, पानी के साथ मिक्स करेंगे। 5 लीटर आपकी लस्सी, 50 लीटर पानी, इनको मिक्स करके खेत में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फंगिसाइड आपका रिकमेंडेशन किया गया है जो काओ मिल्क है देसी गाय का, और उसके साथ में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर है, और ये कितना कितना ग्राम है ये भी आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इसको भी आप यूज में यानी कि प्रयोग में ला सकते हो आपके फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप
में, यानी कि आपके कीटों और बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए हम इन प्रकार के जो आपके बायोपेस्टिसाइड्स हैं इनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा कंट्रोल है, यानी कि हमें बाहर से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें हमारे खेतों के अंदर उपलब्ध होती हैं, हमारे घर में उपलब्ध होती हैं, इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। अब बारी आती है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो मूवमेंट है कैसे स्टार्ट होता है। तो 2002 में ये स्टार्ट होता है कर्नाटक से, और इसको पहली बार आंध्र प्रदेश के द्वारा ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था हमारे भारत के अंदर। अब बात करें तो ये ग्रास रूट मूवमेंट जो है एक मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ही चलाया गया था, और मेनली अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसको सुभाष पालेकर जी के द्वारा ही लगातार रन किया जा रहा है, और लगातार किसानों को उनको जो है मीटिंग करके उनको जो है बार बार ट्रेनिंग देकर इनको गाइड किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर हमारी है, टेक्निकल बेस जो केमिकल फार्मिंग है उसको इसमें बिल्कुल नकारा गया है, यानी कि हमारा इसके अंदर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है कि केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना, आपको केवल कोशिश करनी है कि बिना किसी कॉस्ट के आपको जो है खेती के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, यानी कि नेचर इज ओनली सेटिफायर। इस फिलॉसफी को फोकस करते हुए सुभाष पालेकर जी के द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बात करें यहां पर तो आपका की फिगर इसके अंदर मैंने बता दिया कि सुभाष पालेकर जी हैं, और लगातार आपके ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए और लगातार बोलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स की जो पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक खतरनाक है। हमारी खेती को आज के लिए तो शायद हो सकता है कि उत्पादन बढ़ा दे, लेकिन लंबे समय तक ये आपको उपलब्ध नहीं करवाने वाली। और वहीं पर सोशल मीडिया और बाकी चीजों के द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ में इंपैक्ट क्या हो रहा है अच्छा, इंपैक्ट अगर हम बात करें तो इसके द्वारा काफी लोगों को फायदा भी मिला है। यील्ड में इंक्रीज हुआ है, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम हुआ है, लोगों के खेतों में फर्टिलिटी बढ़ी है, वहां पर उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन देखो जहां पर फायदा होता है वहां पर नुकसान भी होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट लगातार सपोर्ट भी कर रही है, आपने नाम सुना होगा परंपरागत कृषि विकास योजना। इस स्कीम के द्वारा इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी सपोर्ट की आवश्यकता है। और आपको पता होगा अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम भी रन कर दिया गया है, जिसके अंडर में बच्चे डिग्रीज लेकर और फर्दर जो है इस रिसर्च और स्टडीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और आने वाले टाइम के लिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या खेती है इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सीज भी कुछ ऐड हुई है कि भाई कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसके द्वारा कोई उत्पादन इतना बढ़ता नहीं है, क्योंकि देखो जहां कोई चीज एक अच्छी हो रही है उसके साथ साथ में कुछ कमियां भी जुड़ी होती हैं। हमेशा फायदा नहीं होता है, कई बार कुछ कमियां होती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज को उतना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा, तो उस केस में कैसे बेटर हो सकता है। जैसे बोला गया कि एक काऊ पूरे 30 एकड़ खेतों को जो है आपका बहुत है, तो वो एक बड़ा एक क्वेश्चन यहां पर क्रिएट होता है। या फिर लोग बोलते हैं कि हम गांव को किस लिए पालते हैं, अगर हम उनसे दूध नहीं मिलेगा, हम उनको अगर दूध को बेचेंगे नहीं तो वहां से फायदा नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर क्रिएट होते हैं, तो उनको लेकर अभी भी क्रिटिसिज्म मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि क्रिटिसिज्म है तो हम उनके ऊपर रिसर्च ना करें, स्टडीज ना करें, इसके ऊपर स्टडी करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है इस खेती को करते हुए। हाँ, उनकी काफी हद तक प्रोडक्शन तो डिक्रीज हुआ इनिशियल लेवल पर, लेकिन बाद में उनका उत्पादन बढ़ा भी है और उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से स्टैंडर्ड्स के साथ जिया है। लेकिन एक यहां पर एग्जांपल जो आपको सामने मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि कंप्लीटली हम लोग एकदम से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो सकता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात इंपॉर्टेंट यह है कि हमें ट्रेनिंग और टाइम देना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर टाइम के साथ इसको नहीं अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा फेलियर भी सामने निकल कर आ सकता है, जैसे कि यहां पर क्रिटिसिज्म्स के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और सुभाष पालेकर जी का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस खेती को आगे बढ़ाया। आज वो लगातार इस मुहिम के लिए काम भी कर रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इस बात को समझोगे, एज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज भी समझने की जरूरत है, और आगे आने वाले टाइम के लिए इसको खेती के फॉर्म में हम अडॉप्ट करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।